भारत से कितना लूट कर लाए? तो उसने कहा कि महाराज भारत से लूटना तो हमारे बस की चीज है ही नहीं। अगर भारत को मैं लूटना शुरू कर दूं, पूरे ब्रिटिश लूटना शुरू कर दे, तो पूरे 1000 वर्ष लगेंगे, फिर भी बहुत कम लूट पाइएगा, इतना भारत में है। मैंने केवल भारत का एक राज्य का एक छोटा सा शहर का एक मतलब जगह है जिसका नाम है कलकत्ता, हमने उसको लूटा है, जिनमें सोने चांदी आभूषण हीरे जवाहरात हैं। उसको लाने के लिए हमें नौसा जहाज की व्यवस्था करनी पड़ी थी। ये लोग पढ़े थे कि भारत में ईस्ट इंडिया की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और व्यापार करना शुरू की। इन तमाम बातों को हमने कल बखूबी देखा था। नहीं, इसमें क्या पढ़ा था हमने कि सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्लियर? कितने व्यापारी थे इसमें? 217। बहुत अच्छा। 217 व्यापारी मिलकर के एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया, और वहां की जो महारानी थी उसका क्या नाम था? हाँ, बहुत अच्छा, एलिजाबेथ प्रथम, सबको याद है। तो एलिजाबेथ प्रथम ने उसे कितने सालों के लिए व्यापार करने की अनुमति दिया था? चलिए, लेकिन उसमें शर्त यह था कि जितना तुम भारत से कमाओगे उसका 50% हम लेंगे, माने आधा आधा कमाई का आधा आधा कौन लेगा? आधा में कंपनी और आधा में ब्रिटिश सरकार। ठीक है? देखिए, बहुत लाभ कमाती थी ब्रिटिश कंपनी हमारे यहां से। अब एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं बता दूं कितना कमाता था, सुनिएगा। जब 1757 में लॉर्ड क्लाइव, सुनिएगा, लॉर्ड क्लाइव जब बंगाल पर अधिकार कर लिया था, कलकत्ता पर, तो यहां से संपत्ति लूट करके गया कहां? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के पार्लियामेंट में राजा के सामने पेश किया गया, संसद में पेश जब किया गया तो पूछा राजा कि अरे तुम भारत से कितना लाए, भारत से कितना लूट कर लाए? तो उसने कहा कि महाराज भारत से लूटना तो हमारे बस की चीज है ही नहीं। अगर भारत को मैं लूटना शुरू कर दूं, पूरे ब्रिटिश लूटना शुरू कर दे, तो पूरे 1000 वर्ष लगेंगे, फिर भी बहुत कम लूट पाइएगा, इतना भारत में है। मैंने केवल भारत का एक राज्य का एक छोटा सा शहर का एक मतलब जगह है जिसका नाम है कलकत्ता, हमने उसको लूटा है, जिनमें सोने चांदी आभूषण हीरे जवाहरात हैं। उसको लाने के लिए हमें नौसा जहाज की व्यवस्था करनी पड़ी थी, इतना हमने लाया है। अब अंदाज कर लीजिए कि हमने कितना लाया था, यानी समझ रहे हैं हमारे भारत से अंग्रेजों ने कितना लूट के ले गया होगा। अब बताइए, ब्रिटिश सरकार को इतना धन मिल रहा हो जहां से, या किसी को मिल रहा हो, कोई सोचेगा उसको छोड़ना? चलिए, अब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। वो व्यापार तो कर रही थी, लेकिन उसका नजर था कि व्यापार से ज्यादा फायदा होगा अगर हमारा इस पर अधिकार हो जाए तो। क्लियर? 1707 में आपने सुना था कि औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु। सुनिएगा ध्यान से, औरंगजेब की मृत्यु। इसके बाद पूरे भारत 700 छोटे छोटे रियायत में बट गए थे। अंग्रेज देखा कि हर 10-5 किलोमीटर पर एगो नया राजा है, सब आपस में लड़ रहा है, एकता तो है नहीं, चलो इसी का फायदा उठाया जाए। और उसने क्या किया? धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, कोई दिक्कत। लेकिन जब उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा भारत से, तो ब्रिटिश सरकार को पैसा भी ज्यादा देना शुरू कर दिया। हाँ, 10 लाख लो, 5 लाख लो, 4 लाख लो, जब मन होता था तब लो, हाँ, ऐसे देना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसी बीच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कुछ कामों में घाटा लग गया। अब घाटा क्या लगा समझिएगा। जो चीन से वो चाय भारत में लाती थी व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए, उस व्यापार में उसे घाटा लग गई। क्योंकि भारत हमारे चाय में नहीं, सॉरी, चाय जो है ना हमारे भारत में नहीं होता था, वो कहां होता था? चीन में। चीन से लाता था अंग्रेज हमारे यहाँ, तब बेचता था, बाद में हम लोग उत्पादन करना शुरू किए थे। चलिए, तो वो क्या किया, इस व्यापार में उसको घाटा लगा। ठीक उसी समय बंगाल में खूब अकाल पड़ा। अब मान लीजिए इस बिहार में अकाल पड़ जाए तो सरकार को कोई टैक्स देगी क्या? बड़े अपने खाने के लिए है ये नहीं, हम सरकार को कहां से देंगे, है कि नहीं?
तो उस समय बंगाल में बहुत अकाल पड़ा, बहुत लोग मारे गए उस अकाल में, बिल्कुल। तो सरकार को, क्योंकि कंपनी को टैक्स मिल नहीं रहा था, तो कंपनी को उस समय घाटा लगा, ठीक है ना। इसके बाद उसी समय मैसूर युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो मैसूर युद्ध में भी इसको बहुत खर्च करना पड़ा था। इन सब कारणों से जो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो थोड़ी सी घाटा में चलने लगी। साथ ही साथ इसमें कितने व्यापारी थे? 217 थे। उसमें से कुछ व्यापारी क्या किए, कंपनी का काम न करके सम्मिलित रूप से अपना अपना काम करने लगे, अकेले अकेले में। तो थोड़ा सा विखंडन होने लगा। अब जब यहां कंपनी को घाटा लगेगा तो ब्रिटिश सरकार कोई पैसा देगी? तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी वाला सब ना घोटाला कर रहा है, हमरा इसका कुछ हमको ध्यान रखना होगा, नहीं इस पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो ये 217 हो मिलके इस सरकारें को चूना लगा देगा, नहीं जी। जैसे हमारे भारत में लगा देता है क्या, नीरव मोदी और कौन कौन जो लेकर घोटाला करके सरकार को भाग जाता है, नहीं देखे है ना। तो कहने का अर्थ है कि वो घोटाला कर देगा। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सोचा कि कुछ किया जाए। ठीक, इस कंपनी जो है किसको दिया? सरकार के पास गई और सरकार को कही, इंग्लैंड की सरकार को, कि महाराज, उस समय राजा थे कौन? लॉर्ड नॉर्थ। उनको कहा कि हमको कुछ कर्ज दीजिए, कुछ सहायता कीजिए, अब हम घाटे में जा रहे हैं। कब? तो सन 1772 की कहानी है, ठीक है। जब वो गया, कहा कि हमको कुछ सहायता कीजिए, तो लॉर्ड नॉर्थ जो है ना एक समिति बनाई, गुप्त समिति, और कही कि जांच करो कि आखिर किस कमी के कारण इतना मुनाफा कमाने वाली कंपनी लॉस में चली गई। भाई कुछ तो कारण होगा। सारी खोजबीन करने के बाद कमेटी ने एक सुझाव दिया सरकार को। क्या सरकार को सुझाव दिया? कहा देखिए, भारत जो है ना, अभी जो आप शासन करवा रहे हैं, यानी वहां का कंपनी जो काम कर रही है वो 3 जगह से काम कर रही है। एक है कलकत्ता यानी बंगाल, दूसरा है मद्रास, और तीसरा है मुंबई। तीनों 3 जगह से काम कर रही है, मनमाने ढंग से काम चल रहा है। इसलिए इस पर नियंत्रण रखने के लिए 1773 में एक कानून पारित किया गया, जिसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। वह हमारे लिए नहीं था, किसके लिए था? अंग्रेजों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नियम पारित किया, जिसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो लिखेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्लास आगे की क्लासों में आप लोगों को मिलेगा हिस्ट्री में, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए एक नियम पारित किया गया, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके तहत क्या हुआ सो देखिए, वो 3 जगह से जो काम कर रही थी कंपनी, तीनों जगह को जोड़ दिया गया। यानी कहा गया कि अब सरकार जो है ना तो बंगाल से, ये मद्रास से लेगी टैक्स या हिसाब लेगी, और ना मुंबई से लेगी। ये दोनों का हिसाब लेगा कौन? बंगाल का गवर्नर, ठीक है ना। और उसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल। उसको कलकत्ता के नवाब, यानी जो उस समय जनरल थे, उसको क्या नाम रख दिया गया? गवर्नर जनरल। और मुंबई और मद्रास, ये दोनों के जो गवर्नर थे उसको गवर्नर ही रहा गया। अब ये दोनों हिसाब किसको देगा? कलकत्ता वाले को। कलकत्ता वाला का हिसाब कौन लेगा? इंग्लैंड वाला लेगा, है ना। यानी उस पर नियंत्रण रखने के लिए ये नियम पारित किया गया। अब आपके दिमाग में एक चीज और आता होगा कि सर जी कहीं कहीं देखते हैं, या नहीं आता होगा तब आप समझ जाइए। कभी कभी आप देखते होंगे कहीं लिखा हुआ है चार्टर, अंग्रेजी में होता है एक्ट, कहीं कहीं लिखा रहता है अधिनियम। ई क्या होता है, समझ रहा है कोई? चलिए मैं इसको बता दूं। देखिए, एक जगह अगर चार्टर लिखा हुआ ना, इसका मतलब बने, समझिए, बनायल बनायल, बना बनाया। अधिनियम का मतलब होता है ताजा ताजा वाला, नहीं समझे। कपड़ा देखे ना, कपड़ा 2 तरह का होता है। एक होता है रेडीमेड, अधिकांश कपड़ा आपको रेडीमेड मिलेगा, गए हैं बाजार से सब आदमी खरीद के ले आए हैं, नहीं, वो रेडीमेड हुआ, बना बनाया नहीं, सब साइज का है, जाइए उठा के ले आइए, क्लियर। लेकिन एक होता है जिसको आप कपड़ा खरीदते हैं, फिर दर्जी के यहाँ जाते हैं, अपने नाप से सिलवाते हैं ना, तो वो हुआ अपना वाला। अधिनियम का मतलब वो जो भारत में बनता था नियम, तो उसको कहा गया भारतीय अधिनियम, ठीक है। और जो इंग्लैंड से बनकर आती थी उसको कहा गया चार्टर। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतने ही। हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट, कब की? 1773। किसके लिए? कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए।
कंपनी पर नियंत्रण रख लेके, क्योंकि कंपनी ना अभी इसमें क्या करने लगी थी कि सब जितना 217 था सब क्या करने लगा था, मनमाना करना शुरू कर दिया। सरकार को सही से टैक्स नहीं दे रही थी, है ना। अब सरकार को इतना पहले से टैक्स दे ली थी, अब सोच रही थी कि भाई, अब सोच रहा है ना कि हमारे भारत से कितना लूटा था, कितना बताए, एक शहर को लूटा, कलकत्ता को लूटा, तो उसके सोने चांदी को ले जाने के लिए कितना, उसको 900 जहाज की व्यवस्था करनी पड़ी थी। ठीक है, अब समझ लीजिए कि पूरे भारत से कितना वो लूटा होगा, समझ रहा है ना। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।